हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो आज के इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे 41वीं बीपीएससी जो 1996 में हुआ था। इसके प्रश्नों को हम ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे इसके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसका थोड़ा बहुत संक्षिप्त में हम लोग मतलब विवरण भी जानेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से हम लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसका बहुत सारा आंसर हम लोग मतलब उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियो अपलोड किया है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ज़्यादा देर का वीडियो तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार उसको देख लेंगे तो क्या होता है ना, इससे आपके मतलब सारे जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आपको इससे सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप क्या करते हैं ना कि जब प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर, ज़रूरी नहीं कि बीपीएससी ही, किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप पढ़ लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक जो पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़ते हैं या बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ते हैं या फिर स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक आप पढ़ते हैं ना, मतलब ऑथेंटिक या रेफरेंस बुक जो भी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने आपको सहूलियत होती है। और वो इसलिए कि उसमें पढ़ते टाइम में ये चीज़ पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रश्न इस मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो फिर उसी के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ज़रूरी है। और हाँ, हर एक साल प्रीवियस ईयर से अगर आप 10 कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर को बना लेते हैं तो आपको उसमें से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि उतना प्रश्नों की संख्या तो है नहीं ना। अगर हिस्ट्री है या पॉलिटी है या फिर ज्योग्राफी है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको चेंज नहीं किया सकता। हाँ, उसकी प्रकृति जो है वहीं रहेगी, लेकिन उसके लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप जैसे इसको देखिएगा, ठीक है, लगातार आप 10 साल का प्रश्न देखिए ना, आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन तो है उसमें से पूछे जाते हैं। तो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। कोई आपका जो काम है मैं बहुत आसान करवा देता हूँ। और आप क्या कीजिए कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और नीचे भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है मतलब नॉलेज का जो भी पार्ट होता है उसको शेयर करने से और बढ़ता है। ठीक है, घटता नहीं है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर अदर स्टडी मटेरियल फॉर बीपीएससी, यूपीएससी एंड मतलब जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रश्न, मतलब जो भी हायर लेवल का एग्जाम है, एनटीपीसी का भी आप एग्जाम देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो कवर हो जाएंगे। चलिए चालू करते हैं, हम शुरू करते हैं। हम बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 1996 जो 41वीं बीपीएससी के नाम से जाना गया था, उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद होंगे। ठीक है, हम बिना मतलब चलिए, ये स्वामी विवेकानंद होंगे। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 19वीं शताब्दी जैसे ही समाप्त हुई, जैसे कि 1850 से ऊपर को हम उत्तरार्ध बोलते हैं। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध समझते हैं क्या होता है? उत्तरार्ध जो होता है ना कि मतलब जैसे कि एक सदी हो गया, जैसे कि 1800 ईस्वी हो गए, 1800 शताब्दी हो गया। तो 1800 शताब्दी 1850 से लेकर के जो भी बाद का जो समय होगा, जैसे 1890 का दशक जो होगा वो उत्तरार्ध होगा। ठीक है, मतलब वो उतर रहा है अब। ठीक है, अब 19वीं उस पर मतलब 19वीं अब आने वाला है। और पूर्वार्ध क्या होगा? तो ठीक है, तो 19वीं सदी से पूर्वार्ध यानी कि 1850 से बाद का जो समय होगा वो आपका पूर्वार्ध हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये यहाँ पे आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने 1893 में, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, 1800, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1893 में, 1893
93 में ये शिकागो में गए थे। शिकागो में जा करके वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लिया था, और भारत का ऐसा उन्होंने गुणगान किया था कि वहाँ पे मतलब तूफानी हिंदू के नाम से उनको मशहूर कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तूफानी हिंदू के नाम से कौन मशहूर हुए थे? तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद मशहूर हुए थे, और उन्होंने भारतीयों के बारे में अच्छा संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। तो इसमें ये है कि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों एवं उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। देखिए आप लोगों को ये लगेगा, ठीक है, कि इसने मतलब ऑप्शन इसमें से डी आप लोगों को लगेगा, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, वो सही नहीं है, परफेक्ट सही नहीं है, ठीक है। इसमें ए जो ऑप्शन है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। मतलब ये चाहते थे कि हमारा खुद का रूल्स हो। होम रूल का मतलब क्या हुआ, मतलब खुद का शासन। होम का मतलब पूरा भारत और रूल का मतलब हो गया शासन, यानी कि मतलब यहाँ के जो लोग थे वो लोग चाहते थे कि यहाँ पे खुद का शासन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन दिया है 1907, फिर 1913, फिर 1917, फिर 1920। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1900, ऑप्शन बी 1913। क्यों? तो देखते हैं गदर पार्टी की जो स्थापना जो हुआ था वो लाला हरदयाल थे उन्होंने किया था, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। और मतलब ये कहाँ पे किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता था। सैन फ्रांसिस्को में किया था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो अमेरिका में है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। अरे सबको ही जानता है कि करो या मरो का जो नारा है एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, ठीक है। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी मतलब करो या मारो नहीं, सॉरी करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को कहा? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने दिया था, ठीक है। और क्या हुआ था कि अगले ही दिन इनको क्या किया गया, अगले ही दिन 8 अगस्त की रात्रि को क्या किया जाता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कौन गिरफ्तार करवाता है? तो ब्रिटिश शासन ने, मतलब जो भी बड़े बड़े नेता थे, ब्रिटिश शासन सरकार क्या करती है, इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और जो ऑपरेशन चलाया गया था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उसको ऑपरेशन 0 आवर बोलते हैं। 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए जाता है इनको। और महात्मा गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पूना के आगा खां, ठीक है, पूना के आगा खां पैलेस में इनको रखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब 1942 के जो मतलब महात्मा गांधी की जो गिरफ्तार हुई भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, तो महात्मा गांधी को किस मतलब कहाँ पे रखा गया? तो उनको जो रखा गया ना वो आगा खां पैलेस में रखा गया, मतलब पूना के आगा खां पैलेस में, ठीक है। और इसके बाद से मतलब पूरे देश में जो मतलब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था कि भाई ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे देश में ये आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्यारेलाल होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्यारेलाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर नेता की पहचान मतलब किस संदर्भ में मिलता है? ए में भारत छोड़ो आंदोलन, बी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, डी में उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का समिति सदस्य बनाया जाना, ठीक है। तो आप लोग इसमें मतलब कंफ्यूजन में हो जाइएगा कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन ऑप्शन बी सही नहीं होगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के जो नेता की पहचान जो मिली थी वो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा मिला था। वो कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू कि जयप्रकाश नारायण 1934 में ये क्या करते हैं, 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करते हैं, लेकिन जब उनकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी सक्रियता उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बना देती है। और इस आंदोलन के समय सभी महत्वपूर्ण नेता जो जेल में बंद थे, ठीक है, और मतलब सभी नेता जो उस समय तो जेल में बंद थे, इसी वजह से इनको राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल जाती है।
मगर जयप्रकाश नारायण, मनोहर लोहिया जैसे कुछ नेता छुप छुप कर, मतलब ये भूमिगत होकर के, ठीक है, भूमिगत होकर के मतलब सामने से दिखाई नहीं देना, लेकिन सारे आंदोलन को संचालित करें भूमिगत होकर के, ये मतलब आंदोलन की गतिविधि जो होती थी उस पर नियंत्रण करते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वहीं सी राजगोपालाचारी था, ठीक है, याद होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों को, हिंसा के समिति उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन ये सही होगा। रचनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना वरीयता दिया, महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो 1923 से 28 तो लाला हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन ये। बी में दिया है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, सी में है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, और डी में है भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गांधी जी द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत भी देखने को मिलेगा कि लाला हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये भी आप लोगों को लगेगा कि सही हो गया, या फिर भारतीयों की मतलब मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर किया जाना, तो ये भी आप लोगों को लगेगा। लेकिन जो परफेक्ट आंसर होगा वो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। वो ऐसे कि 1923 से 28 के दौरान, मतलब 1923 से 28 के दौरान जो क्या हुआ था कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो बाढ़ आ गई थी, इसका प्रमुख कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। अनेक क्रांतिकारी इससे असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया कि बढ़ावा दिया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो 1857 की ए में है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमित होना, और जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर होगा किसी सम्मान, बी होगा किसी सम्मान योजना और केंद्रीय संगठन की जो कमी थी उसी की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ये मिलान करना है आपको, तो इसका देख लेते हैं क्या आंसर होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये जो लिखे थे वो ताराचंद ने लिखा था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसको जो लिखा था इन्होंने, ये लिखा था आपको के दत्ता, बी का हो जाएगा 5। ओके, सी का आनंद मठ, सब किसी को पता है आनंद मठ किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि सी का हो जाएगा 6। ठीक है, और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखा था, तो राजा राम मोहन राय ने लिखा था, राजा राम मोहन राय ने। आवर इंडिया मुसलमान लिखा था W हंटर ने, यानी कि ई का 2। तो इससे आपका मैच होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। एक में है दानापुर, बी में है पटना, 3 में है आरा, 4 में मुजफ्फरपुर, 5 में मुंगेर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ये, मतलब केवल 5, यानी कि ऑप्शन बी में मतलब मुंगेर जो है वो क्षेत्र 1857 की जो विद्रोह हुआ था ये अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में अधिक व्यापक रहे। तो बिहार है, बंगाल है, गुजरात है, संयुक्त प्रांत है। तो इसमें जो है उसका आंसर हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत होगा। ठीक है, तो 1 और 4 देखिए किस में ऑप्शन है, तो डी में इसका ऑप्शन सही है, तो 13 का डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ये होगा राजकोट सत्याग्रह। ठीक है, वाइकम सत्याग्रह लगेगा लेकिन ये सही नहीं है, राजकोट सत्याग्रह होगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मोरारजी देसाई ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वो वल्लभ भाई पटेल होंगे। वो कैसे, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है उन्हें वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ के किसान 1928 में क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा 1928 में हुआ था। 1928 में क्या हुआ कि बढ़े हुए लगान के विरुद्ध, जो भी लगान में जो टैक्स में लगान में क्या हुई थी, वृद्धि हो गई थी। ठीक है, लगान में जब वृद्धि हुई तो क्या हुआ कि मतलब इसके खिलाफ इन लोगों ने सत्याग्रह किया, और इसी समय की जो महिलाएं थी
उन्होंने क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे देती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब कैद कहाँ पे कर लिया गया था, तो जो कैद किया गया था वो आगा खां पैलेस में किया गया था। ठीक है, आप लोगों को पहले भी मैं बताया कि आगा खां पैलेस जो पूना में है वहीं पे उनको कैद कर लिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर सफल रहा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, जो इसी बात पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था वहीं स्थगन हो गया। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की प्रदान करना ये लगेगा आप लोगों को, लेकिन सही इसका आंसर जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब कि मतलब ये उल्लंघन करना था। जैसे कि कोई मतलब 2 से 3 आदमी एक जगह खड़ा होकर के बातचीत नहीं कर सकता था, कोई मतलब बिना कारण हथियार नहीं रख सकता था, कोई मीटिंग नहीं लगा सकता था। ठीक है, इसी कारण ये मतलब क्या हुआ था कि इसका राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1897 में किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वो कैसे, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो मतलब स्थापना है 1897 ईस्वी में किया था और बंगाल के वारानगर में किया था। ये भी पूछा जाता था, बारानगर, ठीक है, वारानगर में इन्होंने किया था। और जो मतलब बाद में क्या हुआ कि बेलूर एवं मायावती इसकी गतिविधियों के केंद्र बन गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे, तो 1938 में देखते हैं, तो 1938 में जो हुए थे वो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। और यही 1939 आएगा, वहीं पे त्रिपुरी संकट होगा जिसमें सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया खड़ा होंगे और क्या होगा कि पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे हार जाएंगे, जिसका सपोर्ट कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इसी हार को अपने व्यक्तिगत हार बताया है, उन्हें स्वीकार किया है कि हाँ मेरी यहाँ पे व्यक्तिगत हार है। और उसी के बाद से सुभाष चंद्र बोस क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाएगा और फिर सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकल जाएंगे, मतलब आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए वहाँ से वो आगे मतलब सिंगापुर निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 21 सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 36.9 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है कि मंगल है कि बृहस्पति है कि शनि है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। ठीक है, वो कैसे, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, इसके बाद जो आता है वो शनि आता है, सैटर्न। ठीक है, उसके बाद से फिर आता है अरुण आते हैं, सैटर्न अरुण, फिर वरुण आता है, फिर उसके बाद से पृथ्वी आती है, फिर उसके बाद से शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध का स्थान मिलता है। सर्वाधिक जो उपग्रह है यानी सैटेलाइट जो भी है वो भी बृहस्पति के ही हैं। ठीक है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस है कौन सा, तो सब किसी को पता है भाई कि सबसे ज़्यादा जो गैस है वो कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, सीधी सी बात है, 78 पॉइंट समथिंग है। ओके, 78% के करीब में है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता में पीड़ित हो सकते हैं, मतलब वर्ण मतलब कलर विजन जो होता है उसमें क्या होगा कि वो मतलब अधिक पीड़ित हो सकते हैं, वे अधिक देर तक। इसमें इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका उनमें से केवल X क्रोमोसोम होता है, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो अधिक संभावना होती है वो जो होती है कहाँ होती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास, वो दक्षिणी और उत्तरी दोनों मतलब 23 डिग्री अक्षांश के पास जो होती है वो सबसे ज़्यादा मरुभूमि होने की संभावना होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या होती है, तो 40 से 50 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन बहुत कम ही पढ़ूँ, क्यों आप लोग प्रश्न में देख लीजिएगा। ठीक है,
और मैं डायरेक्ट इसका मतलब आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब क्या हो रहा है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, और आप लोगों को बोरिंग करेगा इसी वजह से। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, वो क्यों? क्योंकि जो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ना, वो उष्मा का अच्छा चालक होता है। ओके, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी न्यूट्रॉनों की किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, कि जिसमें जो होता है ना कि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। वो कैसे? कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन जो होगा ना वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो है वो एथिलीन है। पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना पानी से ढका है? तो इसको ये इसका जो आंसर होगा वो 2/3, यानी कि 2/3 भाग। जिन तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि है। ठीक है, वह सप्तऋषि है। भारी जल वह जल होता है जो, भारी जल वह जल होता है जो, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। जैसे कि भारी जल जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है ना, ड्यूटोरियम यानी कि D2 वो यानी कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, वहीं उसका जगह ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो जो होगा आपका भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं। पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय जो समय है वो 34 का जो आंसर होगा भारतीय मानक से आगे है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो परमाणु में नाभिक के अवयव जो होते हैं वो जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 20 वर्ष की आयु होने पे मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 200 होती है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, सीधी सी बात है, HIV एड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो असुरक्षित यौन संबंध या फिर मतलब उसी से मतलब होता है। ठीक है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का जो खर्च होगा वो 1 इकाई होगा। ओके, यदि किसी चश्मे के लेंस का पावर प्लस 0.2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का भाषा नहीं है? तो बेसिक है, फास्ट है, सी है, मतलब फॉरट्रन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। यहाँ पे मैथ्स का कुछ क्वेश्चन आप लोग पॉज करके इसको मतलब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैथ को मैं यहाँ पे नहीं बनवा रहा हूँ, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग GS का प्रश्न करेंगे। ओके, क्योंकि 10 नंबर के लिए हम लोग 140 नंबर को नहीं ना छोड़ सकते। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वर्ष कब? तो ये किया गया था 1990 में। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि है, तो अभी ये 2011 है ना, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है, तो हम लोग 2011 की जनसंख्या के अनुसार चलेंगे। ओके, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है वो हमारा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है वो आपका है 17.7% है, 17.7%, इतना याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, 17.7%। नेक्स्ट देखते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? तो इसका जो आंसर होगा वो संतोष यादव होगा। ठीक है, और पहली जो है वो बछेंद्री पाल है, दूसरी है संतोष यादव। ओके, वर्ष 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए चुना गया? हिंदी उपन्यास था, तो अर्धनारीश्वर था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि गणराज शेखर उनकी तमिल फिल्म, ये करंट का क्वेश्चन छोड़ते हैं इसको। हाँ, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में, एक सेकेंड, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, तो ये जो है पहली बार पंचायती राज की, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने की, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों की, और पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी होगा, यानी कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का किया गया था। जैसे कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाया जाना चाहिए, और इसके मतलब बनाया भी गया। इसके अंतर्गत संविधान में भाग जो है वो 9वीं है, और सूची जो है वो 11वीं सूची है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द मुर्स लास्ट साई के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं या तो पेक डायर है, या सलमान रश्दी है, या पीजी वुडहाउस है, या फिर मेरी हिंगिस क्लार्क है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, तो इसका आंसर होगा सलमान रश्दी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चोगम शिखर सम्मेलन आयोजित कब हुआ था, 1995। तो उस समय हुआ होगा, ठीक है। तो 1995 में हुआ, करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो 1995 ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑकलैंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य जो है वो है आपका यहाँ पे थाईलैंड, ऑप्शन सी होगा, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 का जीतने वाला, उस समय का प्रश्न, लेकिन 1995 का जीतने वाले की बात की जा रही है, तो इसमें हो जाएगा जर्मनी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विक्टर दास, यानी कि ये विक्टर दास होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, वो उस समय विगत वर्ष करंट का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा गया के महाबोधि बिहार का, गया के महाबोधि मंदिर का। नवंबर 1995 में अमेरिकी सैनिक को हत्या करने वाले 2 करोड़, इसको भी छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। 1995 में एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पदक था, इसको भी छोड़ दीजिए। भारतीय तीरंदाज ने स्वर्ण पदक, जिसको भी हटा दीजिए, कोई ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन उस समय से हम लोगों को मतलब है नहीं ना, ये भी हटा दीजिए। 11वीं जवाहरलाल नेहरू सॉकर टूर्नामेंट विजेता था, ये भी हटा दीजिए, ठीक है, इसको भी हटाइए। और 69 नंबर प्रश्न को भी हटाइए, और ये भी हटाइए। हाँ, 71 नंबर क्वेश्चन देखने लायक है कि एपेक का पूर्ण क्या नाम है। तो एक एपेक का पूर्ण नाम जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है। वो कैसे कि एपेक का जो मतलब इसका जो हिंदी अगर हम बात करें तो एपेक का जो मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है उसका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग इसका हिंदी नाम है, मतलब हिंदी में होगा। इसकी स्थापना जो वर्ष जो 1989 में की गई थी, 1989 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो सिंगापुर में, हेडक्वार्टर जो है HQ जो है वो सिंगापुर में है। ओके, सिंगापुर में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 21 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण एशियाई जो प्राथमिक व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ। तो 72 का आंसर देखेंगे, तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, 7 दिसंबर 1995 को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि शांति निरस्त्रीकरण एवं प्रगति के लिए वर्ष 1995 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। तो 1995 ये भी करंट का क्वेश्चन था, लेकिन देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जनरल ओबासांजो को दिया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्ष 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट किसको प्रदान किया गया। तो ये जो है इसका आंसर होगा जैकलिन ए मार्कानो को। वर्ष 1995 का रॉबर्ट F कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। तो कैलाश सत्यार्थी को, विद्वान विथोत को, न्यूएन डेन क्वे को, और इन सभी को। तो इसका आंसर होगा इन सभी को। गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश करने वाला नवीनतम सदस्य निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तुर्कमेनिस्तान है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। छोड़िए ये अभी के अनुसार अभी पूछेगा, तो इनमें से कोई नहीं आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में अगर पता हो कि अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है,
तो तब तो उसको देख करके लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में नहीं पता होगा। तो आप लोग याद कर लीजिए और फिर उसको क्या कीजिए कि आप लोग खुद से सर्च करके या खुद से जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार में कितने सांसद, वो भी हटाइए, उस समय का प्रश्न था तो उसको हटाते हैं। निम्नलिखित देशों में किस हाल में अपने इरादे की घोषणा की है, ये भी हटाइए, उस समय की प्रश्न है। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रस्तावित जो भी है वो महिला आयोग की अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ही करेंगे ना, मुख्यमंत्री करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में इसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो कौन कौन है, तो कदम जो है इसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ, बाकी चेर, चोल और पांडे का हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के उससे संबंध 4 स्थानों का वर्णन किया हुआ है, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो जन्म जो हुआ था उनका वो लुम्बिनी में हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जहाँ पे मतलब बोध हुआ उनको, गया में उनको बोध हुआ ज्ञान की, तो वो बोध गया हो गया। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, और निधन जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो इसका देख लीजिए ना कि आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए का 3, तो ए का 3 दिया है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, यानी कि आपको 82 नंबर का ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं आगे 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वो किससे, तो लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। 84 नंबर प्रश्न में वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब फंसाने वाला है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, एक में वाराणसी दिया है, बी में मथुरा दिया है, सी में दिया है अजमेर, और डी में दिया है आपको डी में दिया है कांची। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो वाराणसी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, वेनसांग ने मतलब सूती वस्त्रों का जो देखा था, उसका आंसर वाराणसी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर में। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, तो जफर खान जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न हम आगे देख रहे हैं, क्या है। 87 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है। तो इसका जो आंसर जो होगा, मैं आंसर पे डायरेक्ट चल रहा हूँ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी आंसर होगा, यानी कि देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। वो कैसे, तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1532। ठीक है, फिर चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था, 1539। फिर उसके बाद से कनौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो 1555 में हुआ था। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा मतलब कंट्राडिक्शन है, कहीं कहीं पे मतलब कोई इनमें से कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन सही इसका आंसर होगा ए.एल. श्रीवास्तव। ए.एल. श्रीवास्तव ने मुगल काल के मतलब इतिहासकार हैं, इन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, और बाकी वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार और ये लोग जो भी लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने कंट्राडिक्शन व्यक्त किया है कि कैसे वो मतलब शाहजहां का जो मुगल काल जो है शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कैसे कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 89 नंबर प्रश्न जो है उसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो द्वैत शासन की प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। ओके, 90 नंबर को प्रश्न देखेंगे, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो 90 का क्या हो जाएगा, 90 का ए आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 91 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार क्या था।
तो इसका ऑप्शन होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो जिन्होंने किया था वो जो करने वाले थे वो नवाब समीमुल्लाह थे। और कब किए थे? तो 1906 में किए थे, 1906 में किए थे। कहाँ पे किए थे? तो ये जो है ना ढाका में हुआ था, ढाका, ये ढाका। ठीक है, ढाका जो है उस अब बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1827 में, 1829 में, 1831 में या 1843 में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 1828 में। ठीक है, ये आंसर जो दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1828 ईस्वी में हुई थी। ओके, और राजा राम मोहन राय ने किया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो 12वीं शताब्दी में के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 12वीं शताब्दी तक अंत तक जो नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। लेकिन ये जो कारण जो है ना, ये कारण आपका गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे दिया होगा कि कथन ये सही है। ठीक है, परंतु इसका आंसर जो हो जाएगा वहाँ पे इसका जो एक सेकेंड, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि कथन ए जो है वो सत्य है परंतु कथन आर जो है असत्य है। कवि बाण कहाँ का निवासी था? कवि जो बाण था वो कहाँ का निवासी था? तो ये जो निवासी था वो थानेश्वर का था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने। 97 का ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने बनाया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 98, यानी कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने कहाँ कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन इसका बी होगा, पटना में स्थित थी। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना कब किया गया था? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, 1882 में। किस वर्ष जो मतलब उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ था। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने वर्ष लगते हैं? तो ये लगते हैं आपका 365 दिन, 365.25 दिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप लोग आंख बंद करके लगाइएगा, क्या बुध, चूंकि सूर्य से नजदीक है? तो नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा शुक्र। ठीक है, वो ऐसा क्यों? तो बुध जो है ये सही बात है कि सूर्य के निकट है, ज़्यादा गर्म उसी को होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं। तो वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है कि वहाँ पे वो ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। ओके, और सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है। ठीक है, 102 का आंसर हो जाएगा आपको, 102 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। ठीक है, और एंडीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम कि विश्व की सर्वाधिक जो लंबी पर्वत श्रृंखला को हम लोग एंडीज के नाम से जानते हैं। यह पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी एकांगुआ है, एकांगुआ इसकी सर्वोच्च चोटी, एंडीज की सर्वोच्च चोटी जो है एकांगुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है 7021 मीटर है। ठीक है, 7021 मीटर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है? तो ये जो होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदी के द्वारा होता है। ठीक है, 104 का जो हो जाएगा ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वो उसका मतलब वे है। तो 105 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि भार ह्रास मूलक है। ठीक है, मतलब भार में कमी होती है, उसी पे भार अगर बढ़ेगा तो मतलब ज़्यादा दाम मिलेगा। ठीक है, भार कम होएगा तो कम दाम मिलेगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय निर्मित जो पर्वत निर्मित हुए हैं वो जो हैं वो आपका है पेलियोजोइक महाकल्प में, पेलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है 107 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि खादर कहलाती है। ठीक है,
भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 1992 से 97। अब देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया था। तो 1992 से 97 तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1997 से लेकर के और 2002 तक है। एक सेकेंड। 1997 से लेकर के 2002 तक है। और 2002 से लेकर के 2007 तक जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है। और 2007 से लेकर के 12 तक जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और 2012 से 17 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। 107 नंबर 108 नंबर हो गया। 109 नंबर देखते हैं कि भद्रावती नदी जो है वो भद्रावती इस्पात जो है वो भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। 110 का होगा। आप देखेंगे कि 110 नंबर में भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन जो उत्पादक है वो पश्चिम बंगाल है। एक में पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पे बिहार का स्थान आता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में मतलब बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है जो है वो चावल है। ठीक है। चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी जो है वो स्थित है आपका जो 112 मैं 113 नंबर देख रहा था। विदर्भ जो है भारत में एक प्रादेशिक नाम है और यह जो है ये महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है। ये महाराष्ट्र का अंग है। और चेरापूंजी जो स्थित है ये आप लोगों को पता होगा कि ये मेघालय में स्थित है। 113 का सी हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। तो 114 नंबर प्रश्न में जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? तो जनसंख्या के घनत्व पे बिहार का जो स्थान है वो है भारत में द्वितीय है। ठीक है। अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार जो उसका द्वितीय था। ठीक है। 2000 ये जो मतलब भारत में द्वितीय कब था? तो 2001 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार। लेकिन जो भी प्रश्न अब आएंगे वो 2011 के अनुसार आएंगे। ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो होगा वो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो होगा वो फर्स्ट होगा, यानी कि प्रथम होगा। याद रखिएगा, रिकॉल कर लीजिए फिर से कि 2011 की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो होगा भारत में प्रथम होगा। ठीक है। 1106 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो उस समय का ऑप्शन तो कुछ और था। ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला जो है वो शेखपुरा है। ठीक है। शेखपुरा है, शेखपुरा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है तो ये होगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि छोटा नागपुर के जंगल जो हैं वो कैसे जंगल हैं। तो ये हो जाएगा सदाबहार और जो हो जाएगा ये 117 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सदाबहार नहीं, वो पतझड़ होगा और जो होगा वो सवाना होगा। ठीक है। पतझड़ और सवाना होगा, यानी कि सी हो जाएगा 2 और 3। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता था। अब मतलब लौह अयस्क उस समय के ऑप्शन के अनुसार ये सिंहभूम जिला होगा जो अभी झारखंड में है। ठीक है। बिहार झारखंड से जब अलग हुआ तो सिंहभूम जिला वहाँ पे चला गया। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो 119 का जो आंसर होगा वो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ये मतलब मकई होगा। ठीक है। मकई और उसके बाद से गेहूँ। ठीक है। छोटा नागपुर की जो पठार है वो उसकी मुख्य फसल। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको केवल 2 होगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा, मुख्यतः क्यों रहा? भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहने का कारण जो है वो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। ओके। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग क्या है? एक योजना आयोग जो है वो परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है।
इसका जो निर्माण जो हुआ था योजना आयोग का 1950 ईस्वी में किया गया था। ओके, 1950 में हुआ था। अब यह जो योजना आयोग जो है वो वर्ष 1915 में क्या हो गया है, 1915 में एक नीति आयोग NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये नीति आयोग 2015 में इसको बना दिया गया, ठीक है, उसी को चेंज करके। जो यह भी एक जो है वो परामर्शदात्री लेकिन गैर संवैधानिक जो है, गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो है चावल है। ओके, ये आता है प्रश्न, ठीक है, और पीछे पूछा भी गया है, इसके आगे भी पूछा गया, तो चावल है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब जो है उसकी मदद करना है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है, तो तापीय संयंत्र के द्वारा सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होता है। भारतीय रुपये का विनिमय दर निर्धारित होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। जीवन बीमा जो है एक उदाहरण है किसका, तो जीवन बीमा का जो उदाहरण है वो है निवेश बैंक यानी इन्वेस्ट बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी आशा की जाती है। केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन जो है अपर्याप्त रहा है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा बी होगा, यानी कि कथन ए और कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो व्याख्या नहीं करता है, तो इसका कारण जो है बी, इसका जो आंसर हो बी सही होगा। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय जो मतलब उद्योग है वो कौन से हैं, तो वो है कपास है, ठीक है। भारत सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो वो होगा आपका उत्पाद कर यानी कस्टम, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उस पर जो कर लगेगा वही मतलब सबसे आय का बड़ा स्रोत होगा। अगर कृषि उसमें दे देगा ना, ठीक है, तो कृषि हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा। ये निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा मुद्रा की मात्रा जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय संविधान को संविधान संशोधन द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, ऑप्शन ये सही है। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण कब किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो अभी फिलहाल वर्तमान में 11 हैं। संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। 136 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे, क्षमा प्रदान करे और न्यायालय के उच्च न्यायाधीश को हटाए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा क्या अस्थायी सदन कहलाता है क्योंकि इसे कभी विघटित किया नहीं जा सकता, इसलिए तो अस्थायी है ना, जो विघटित नहीं किया जाएगा उसको अस्थायी है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इसमें से क्या करेंगे कि ऑप्शन डी लगाएंगे, मतलब बी और सी, तो ऐसा नहीं है। इसका जो सही करेक्ट आंसर जो है उसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो केवल 4 होगा, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व बनता है वही होगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो संविधान में मंत्रिमंडल का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वो किस आर्टिकल में, यहाँ देखिए मिसप्रिंट है, ये आर्टिकल जो है 352 में किया गया, आर्टिकल 352 मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया, आपातकाल से संबंधित है, वहीं पे मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो किसी भारतीय बैंक में आप रुपया जमा कर देंगे तो उससे आपकी भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जबकि भारतीय नागरिकता जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 141 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आम चुनाव के मतदानों में आयु को जो घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, ये किसके द्वारा की गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई।
142 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों का जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्तियों को किए जाते हैं। ठीक है। और भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं, तो 143 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, यानी कि 7। भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में ग्रामीण व शहरी जो जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो अभी फिलहाल के अनुसार देखेंगे तो जो मतलब बिहार में जो 1996 के अनुसार जो था वो मतलब 1996 के जो अनुसार था वो जो अनुपात था लगभग 80.20 था। तो इसका आंसर डी, मतलब इस प्रश्न के अनुसार 1995 में चूँकि ये अब हुआ था तो उसके अनुसार ये होगा 80:20 होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अभी भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम बनाएंगे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो होगा 88 मतलब अनुपात 77 और 88.77 अनुपात, ठीक है, ये होगा 11.30। 88.77 अनुपात 88.77, यहाँ पे मैं 17 लिख दिया हूँ, 77 अनुपात 11.30 है। अर्थात कुल जनसंख्या के 92.34 मिलियन लोग गाँव में तथा 11.75 मिलियन लोग शहरों में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी होगा, यानी कि 30 से 40% जो सिंचित है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है, तो ये जो है इसका आंसर जो होगा ये भी सी होगा, भारतीय राज्य वित्त निगम होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब मतलब पारित हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इसका 1908 में किया गया था। वर्ष 1900, लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस प्रश्न का। इसमें देखेंगे कि वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी, तो इसका आंसर होगा 55। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा ये मतलब बीपीएससी का ये जो 41वें बीपीएससी जो संयुक्त प्रतियोगिता प्रीलिम्स की जो परीक्षा 1996 में हुई थी, इसके सारे प्रश्नों को हमने देखा और आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिला होगा। ठीक है, तो आपको अगर फ़ायदा कुछ मिल रहा है इससे, तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप लोग इतना जो इस चैनल को प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और आप लोग ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए और साथ में जुड़े रहिए। और चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद JSIQ एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए। नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, या पुराने भी हैं तो, और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक को ज़रूर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे JSIQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड।